बिहार में आज का दिन कहीं खुशी कहीं गम का है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए। और रुझान क्या, अब लगभग आप ये कहिए कि तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा इस पूरे विधानसभा चुनाव में चली वो थी राघोपुर विधानसभा सीट। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव महागठबंधन के, आरजेडी के, और इस पूरे चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे। और अभी तक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के मुताबिक 3 बजे तक के अगर डेटा की बात करें तो तेजस्वी यादव 4500 वोटों के आसपास से पीछे चल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का पीछे होना, हालांकि कई टीवी चैनल्स, कई सोशल मीडिया पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव 14,000 वोटों से पीछे हैं। तेजस्वी यादव क्या विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएंगे? वो विधानसभा का मुंह जहां के लिए वो जा रहे थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार, एक तो महागठबंधन की ओर से और दूसरे नेता सदन बनकर के जाते, या तेजस्वी यादव का जो भी अपना रुतबा था। इस पर बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के इस अगर हारते हैं तो इसके मायने कहां तक जाएंगे बिहार के अंदर। बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर संदीप सर होंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ विशाल तिवारी सर होंगे। दोनों लोगों से बात करेंगे। तो सर पहले आपसे, क्योंकि आप बिहार से ही आते हो और बिहार से आना अपने आप में काबिलियत नहीं है। काबिलियत यह है कि बिहार की राजनीति को कौन कितना समझता है। और मैं ये बात शायद 10वीं बार आज सुबह से इस लाइव में कह रहा हूं कि जब आपको लगने लगे कि बिहार की राजनीति आपको समझ में आ गई है, तभी कुछ ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पॉलिटिकल साइंस की सारी किताबें धरी रह जाती है। एकदम आप उज्जवल एकदम सही कह रहे हैं कि बिहार में क्रांति हो सकती है, लेकिन प्रयोग जो है इतना जल्दी नहीं होता है कि आपको कई मौके दिए जाएंगे। अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं सफल हुए या सफल होकर आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ क्रांति हो सकती है। लेकिन इस तरह का प्रयोग नहीं होता, वो सफल नहीं हो पाता है, जो आप इस बार देख रहे हैं कि क्रांति के चक्कर में कभी कभी भ्रांति भी हो जाती है। नेताओं को गुमान होता है ये तो सीट मेरी मनमाफी के निकल ही जाएगी। क्रांति के बाद जो कई नेता उभर कर सामने आए बिहार की राजनीति में, उसमें भ्रांति हुई है जिसको बिहार के लोग समय समय पर करेक्ट करते रहे। और इस बार भी एक करेक्शन ही है जो आरजेडी को 2010 वाली स्थिति में बिहार की जनता ने पहुंचा दिया है। यही वो सतीश हैं जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, यही सतीश हैं जो भी आगे चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, हार सकते हैं तेजस्वी यादव? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राबड़ी देवी उस समय हारी थी जब ये कोई मान के नहीं चल सकता था कि आरजेडी परिवार में लालू यादव और राबड़ी देवी को कोई हरा सकता है। तो जिस मुख्यमंत्री के दावेदार, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार अपनी पार्टी को साफ होते हुए बिहार में देख रहे हैं, कहीं से चुनाव जीतने की कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले राउंड में और पिछड़ते चले जाएं तेजस्वी और चुनाव हार जाए। ये करीब कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सतीश कुमार की एक छवि है बिहार में। और मेंस है कि आप देखिए कि जिस पुल की बात हो रही है, जिसको बीजेपी ने और नीतीश जी ने बनवाया, उस पुल की अगर आप स्थिति देख लीजिए कि वो पिछले 30 साल से प्लानिंग में था वो पुल, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया। आपके यहाँ से वो तो कहते हैं जब 17 महीने की तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे तब वहां पे सारा काम हुआ है, तब पास हुआ है। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो बिहार के पैसे पे वो बना है, केंद्र सरकार उसमें पैसा लगाई है उस पुल को बनाने में। इसलिए लोगों ने देख लिया कि इस परिवार ने राघोपुर के लिए कुछ नहीं किया है, और कुछ नहीं करने के कारण उनको लगा कि एक सतीश कुमार एक अच्छी छवि के इंसान, लोग जैसा आप बोलते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उनकी छवि रही है, उस छवि को देखते हुए लोगों ने ये मन बना लिया इस बार कि इस परिवार को राजनीति से दूर करो और जो सक्षम लोग हैं उसी समुदाय से आने वाले लोग, उनको आगे करो। तो इसी में सर आपको क्या लगता है, मतलब अभी तो नतीजा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह आ नहीं जाता कि कौन हारा कौन जीता, तब तक क्लैरिफाई करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान सुबह से बता रहे हैं, तेजस्वी का पिछड़ना अपने आप में एक बड़ी कहानी, और ये संभव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राबड़ी देवी के सामने भी वही कैंडिडेट था जो अभी तेजस्वी के सामने है और उसने हराया था। इस बार एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसकी लेकर मैं बात कर रहा हूं कि जब राबड़ी देवी गई थी राघोपुर में, तो लोगों ने शिकायत की थी राबड़ी देवी से कि तेजस्वी कभी यहां आते नहीं हैं, तेजस्वी हमसे मिलते नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि वो एक जो साइलेंट गुस्सा जिसे मैं कहूंगा वो निकला है सामने? और दूसरा, अगर तेजस्वी हार जाते हैं तो फिर मैसेज किया जाएगा महागठबंधन में और आरजेडी से और विपक्ष के सबसे बड़े नेता
हार जा रहा है, फिर क्या मैसेज जाएगा? मतलब ये तो वैसे ही होगा जैसे दिल्ली में केजरीवाल हार गए, निकल गए। नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में ले जाना चाहूंगा, फ्लैशबैक में, सॉरी। आपको ध्यान होगा कि बिहार में एक समय पे बारिश बहुत तेज से हो रही थी, रैलियां रद्द हो, 31 तारीख के आसपास, है ना। उसमें क्या हुआ कि वही नीतीश कुमार, और ये दोनों में बहुत एज का फर्क है, आप युवा की कैटेगरी में रखते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार सड़क के रास्ते जो है चल निकले, और ये इन्होंने कहा कि चूंकि मेरा चॉपर उड़ नहीं सकता है, इसलिए मैं पटना में घर पे थे, आवास पे। पटना में घर के, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है पूरी रैली को संबोधित किया। तो जो आपने कहा कि जो लोगों की शिकायत रही, राबड़ी देवी से लोगों ने कहा कि भाई मिलते नहीं हैं और इस तरीके से, तो इसका जवाब आपको मुझे लगता है कि मिल गया। जाहिर सी बात है, अगर आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, अगर आप हार रहे हैं या पीछे भी चल रहे हैं, संभवतः हो सकता है कि जो ट्रेंड है वो नतीजे में कुछ घंटों में शायद वो बढ़ जाए, और शायद भी बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा अगर वो हार जाते हैं, क्योंकि सतीश कुमार पहले भी जो है उन्होंने हराया हुआ है। लेकिन जो मूल चीज क्या है ना कि जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ, जो आपने बहुत देर से कि हमें अब सीएम महागठबंधन जो है, जो आपस में हम अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो लठबंधन हुआ है ना, जो लठ बजे आपस में, भाई आज के तारीख में भी 10 सीटें ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे बीजेपी वाली भाषा बोल रहा है। ठीक है ना, तो 10-12 सीटें जो है, वैसे भी हमारे लाइफ में कई कमेंट ऐसे आ चुके हैं जो इसी से हमें नहीं, बहुत ईमानदारी, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत ईमानदारी से अगर हम उस चीज को हम देखें कि जो आपने एक नहीं होता है कि अननेसेसरी आपने चीजों को खींचा, कांग्रेस की बात हो या नहीं होता है कि आपने अननेसेसरी चीजों को खींचा। अब बहुत क्लैरिटी के साथ हर कोई था कि भाई तेजस्वी सीएम के वो कैंडिडेट होंगे, सीटों को लेकर सोचा। आपने आखिरी दिन तक जो उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने जा रहा है उसको मालूम नहीं था कि भाई कब किसके खाते में जाएगी, चलो हम भर देते हैं। तो इस प्रकार सा कंफ्यूजन, केओस प्लस परिवार का अलग फैक्टर रहा, है ना। तो और दूसरा एक मतलब नहीं कहें कि ओवरऑल जो तेजस्वी का जो पूरा जो एक वो रहा कि बहुत एग्रेसिव, बड़ा कंफ्यूजिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे फिर एक और मैं जोड़ देना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी की अपनी एक लाइन थी, राहुल गांधी आए बिहार, उन्होंने SIR का अलग नेशनल नैरेटिव जो वो चला रहे थे, उसमें इन्होंने अपने मंच पे बुला लिया, वहां से मामला हो गया बड़ा कंफ्यूजन वाला। आप कोई बहुत क्लियर या क्लैरिटी वाली लाइन ही नहीं ले पाए। मतलब आपको भी लग रहा है नेशनल नैरेटिव चला नहीं, और जो अभी दिख रहा है नतीजे लगभग क्लियर से होते नजर आ रहे हैं, वो वही दिख रहा है कि नेशनल नैरेटिव बिहार के लोगों को समझ नहीं आया। नहीं, नेशनल नैरेटिव से अलग बात है कि तेजस्वी का ऑप्टिक्स जो है लोगों को कंफ्यूज कर गया। वो सही बात बोल रहे हैं विशाल कि आप सावन में हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं साहनी जी के साथ, तो साहनी जी के भी सारे कैंडिडेट हार रहे हैं, ठीक है ना। नहीं खुला है। जब उनकी सत्ता में भागीदारी की बात आई तब रामचरितमानस पे चंद्रशेखर से बयान दिलवा रहे थे, है ना। और तीसरी बात, बीजेपी पे बात क्यों ना हो, जब किसी पार्टी को 100 सीटें मिली लड़ने के लिए, उसमें से अगर 95 सीट जीत के आ रही है, तो जदयू के 82 सीट से बढ़ के 95 सीट है, तो बीजेपी की तो बात होगी ही, और होनी भी चाहिए कि बीजेपी ने वो सफर तय किया है कि जहाँ पे बिहार में बीजेपी को एक अलग ढंग से देखा जाता था, वहां पे उन्होंने लगभग 95% का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में हासिल किया है। इसलिए, और जिस तरह से नीतीश जी के हालात है, तो कहा ये जो जा ही सकता है कि ये सारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो अमित शाह का है, जिसके कारण आप ये देख रहे हैं। अब देखिए, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो लगभग 243 सीटों के रुझान, मतलब लगातार काउंटिंग चल रही है और वो आगे पीछे हो रहे हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एनडीए 208 पर है, 29 पर महागठबंधन, 207 एनडीए, 29 पर महागठबंधन। जन स्वराज का तो खाता ही नहीं खुला और अदर्स में 7 है। 207 और 29, ये बहुत बड़ा फेयर नहीं दिख रहा है आपको? मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, 200 क्या एनडीए, हाँ 29 महागठबंधन, 29 महागठबंधन। तो ये तो मुझे लग रहा है कि एलओपी बनने के लिए भी, नेता विपक्ष बनने के लिए भी नहीं। हाँ, 10% उसके लिए होता है। जैसे केंद्र सरकार में जिसमें राहुल गांधी नहीं बन पाए थे, 10% सीटों का एक आंकड़ा होता है। तो विधानसभा में भी शायद उस आंकड़े को नहीं छूने जा रहे हैं, क्योंकि 10% एटलीस्ट 25 सीट होते हैं, तो उस आंकड़े के बहुत करीब है। गठबंधन के तौर पर वो लीडर ऑपोजिशन बना सकते हैं। नहीं,
गठबंधन के तौर पर आप एलओपी बना सकते हैं, लेकिन अगर आरजेडी चाहे कि हम खुद से अपना एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हुए, जिस तरह से तेजस्वी कह रहे थे कि हमको बनाओ और चीफ मिनिस्टर बनाओ, क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन में ये बात कह सकते हैं? गठबंधन से अलग हटके वो ये बात नहीं कह सकते हैं कि वो आरजेडी के मुखिया हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट दिया जाए। अब मुझे एक बात और बताइए जल्दी से, मैं इस बिहार चुनाव को दिल्ली के चुनाव से थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा थे आम आदमी पार्टी के मुखिया, और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े और बड़े बड़े धुरंधर हार गए, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। बिहार में भी आपको महागठबंधन की तरफ से ऐसा होता दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट खुद को बड़े तौर पर प्रेजेंट किया, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, और अगर तेजस्वी चुनाव हार जाते हैं तो फिर क्या क्या होगा? ये तो मतलब कांग्रेस का तो मटियामेट है ही, क्या आरजेडी का भी कुछ ऐसे? देखिए, जो रिजल्ट दिख रहा है और शाम होते होते जो आपको दिखेगा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जीत सिर्फ मोदी और नीतीश जी की जीत है। ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसमें ये दो लोग हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस तरह की जीत में। और इस तरह की जीत के बाद आप ये सोचें कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या हो या पार्टी का मुखिया हो, कोई मायने नहीं रख पाता है, क्योंकि ये 29 सीट अगर एनडीए गठबंधन में देखा जाए तो इतने के आसपास कुछ तो सीट हमारे चिराग पासवान भी ला रहे हैं। तो इसलिए वो सारी जो कयासें हैं वो खत्म हो जाती हैं यहाँ आके कि 29 सीट है तो क्या भविष्य होगा। आरजेडी को ये मान के चलिए कि 2010 की स्थिति में आए हैं तो इनको जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। और तेज प्रताप की बातें भी एक तरह से सच साबित हो गई कि जो उन्होंने बोला था कि जयचंद जो है हम दोनों भाई को लड़ा रहे हैं और हमारे दोनों भाई पिछड़ते नजर आते हैं, लेकिन तेज प्रताप के पास खुश होने के लिए एक बात है कि ये तेजस्वी की हार नहीं, ये जयचंद की भी हार है। तो मुझे ये बताइए, अभी चिराग पासवान की बात चल रही थी, 29 सीटों पर चुनाव लड़े और चिराग का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ बहुत, मतलब 20-22 सीटों के आसपास तो बढ़त बनाए हुए हैं। और इतनी महागठबंधन की पूरी 29 सीटें मैं देख रहा हूँ, अकेले चिराग उस आंकड़े के आसपास नजर आ रहे हैं। मतलब पूरा महागठबंधन और एक तरफ पूरा, वो क्या नहीं चला महागठबंधन किस चीज से? जो उनके समीकरण थे उससे अछूता रह गया, जो उनके मुद्दे थे वो हिट नहीं करा पाए, लोगों में परसेप्शन क्रिएट नहीं करा पाए, क्या कमी रह गई? और बीजेपी ने ऐसा या एनडीए ने ऐसा क्या कर लिया? देखिए, सबसे पहले उज्जवल हम लोजपा पे आते हैं। मैंने आपसे जब हम लोग की बातचीत पूरा हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि यादवों के बाद सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है पासवान जो है, तो 5.5-6% अगर हम माने तो एक बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है कि ये जो स्विंग आप देख रहे हैं है ना 5.5-6%, और उसके साथ और भी कई चीजें जुड़ती हैं, है ना। तो मुझे लगता है जो आपने 22 कहा वो शायद मुझे लगता है कि 26 या 27 पर वो आगे चल रहे हैं, एक आध दो पे आगे पीछे हो सकता है, मतलब 100% जो कह रहे थे कि 3-3 बजे तक चर्चा कर रहे हैं तब। हाँ, तो अब इसमें आप एनडीए के ये पूरी जो जीत है ना, जाहिर सी बात है कि 6% के आसपास वोट ऐड ऑन हुए हैं, तो ये एक आप फैक्टर या डायमेंशन है, क्योंकि पिछली बार यही वोट जो है वो जेडीयू के को उन्होंने करीब 35 सीटों या 37 सीटों पर जेडीयू के हार के कारण भी बने थे। अब आते हैं महागठबंधन की जो बात है। देखिए, महागठबंधन के साथ क्या रहा कि देखिए एक मैसेजिंग नहीं होता है कि जो मैसेजिंग आपकी बहुत क्लैरिटी नहीं रही 2022-23 तक, है ना। अपनी कुछ चीजों को आरजेडी ने या तेजस्वी ने उठाया था, जातिगत जनगणना का मुद्दा, वो उन्होंने बीजेपी ने खुद ही लपक लिया, तो वो मुद्दा गौण हो गया। तो उसके बाद से जो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर 90s वाली भाषा आपने बोलनी शुरू कर दी कुछ जगहों पर, जो आपको लगता था कि हम पोलराइज कर सकते हैं। फिर आपको लगा कि नहीं, ये बहुत तो फायदा नहीं, तो आपने फिर A to Z वाला जो मामला जो आपने पहले शुरू किया था, फिर बाद में उसको बैक किया, फिर आप A to Z पर आ गए, है ना। तो वो एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है, एक जो मैं अगर एक वर्ड यूज करूं तो वैचारिक रूप से आरजेडी थक गई है, नया कुछ नहीं है वैचारिक रूप से कहने के लिए, बोलने के लिए। अब जैसे तेजस्वी ने एक बात कही कि हम मतलब हर परिवार को एक रोजगार देंगे, ये डाइजेस्ट लोगों को नहीं हुआ। इस पे भी समझिए नहीं होता है कि बहुत व्यवहारिक तौर पर अगर आप बात नहीं बोलते हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। और एक होता है ना कि एक मतलब लोगों, और मैंने कहा है कि जो आपस में जो खींचातानी जो रही, और सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि CPI-ML का परफॉर्मेंस, जैसे कुछ जब मतलब सारे चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो कुछ बड़ी चौंकाने वाली
रामविलास सॉरी चिराग पासवान द्वारा जो उनकी पार्टी का प्रदर्शन और CPI-ML का जो है मतलब एक सीट पे संभवतः वो आगे चल रहे, उस पर भी वो 100-200 पालीगंज में भी मैंने कुछ देर पहले देखा था। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आरजेडी का तो ठीक, मतलब कांग्रेस का तो क्या ठीक है, लेकिन CPI-ML ने जिस प्रकार से मतलब माना ही जा रहा था कि 12, 14, 15 सीटों पे उसकी अच्छी पकड़ है और गठबंधन के बाद से, तो ये इसको समझने की जरूरत है कि भाई CPI-ML जो कि बड़ा कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस और सबका सपोर्ट है, वो अगर हार रही है, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट आप मान सकते हैं कि वो महागठबंधन की चिराग मतलब LJP थी वो, है ना, जो उसका स्ट्राइक रेट पीछे रहा था। तो ये एक बहुत छोटा ही लेकिन एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि CPI-ML का अगर ये खराब प्रदर्शन है तो चूंकि वो बड़ी कैडर बेस्ड मजबूत ग्राउंड पे सब लोग हैं और कई फैक्टर हैं, मतलब मोटे तौर पे जो हमने आपसे जो क्लियर फैक्टर थे वो ये है। तो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार मैं पूजा से कहना चाहूंगा, पूजा एक बार करंट डेटा जो अभी का आ रहा है तेजस्वी को लेकर के, एक बार उसको रिफ्रेश करके दिखाइए। तब तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक के जो रुझान जिसमें दिख रहे हैं, इस रुझान में देखोगे तो अब विपक्ष, चूंकि कहते हैं ना दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है, तो अब अभी तक EVM को लेकर सवाल थे, अभी तक वोटिंग को लेकर सवाल थे, VVPAT को लेकर सवाल थे। अब एक नया ट्रेंडिंग मुद्दा आ गया SIR को लेकर के। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव SIR को लेकर आरोप लगाने लगे कि कई लोगों के नाम काट दिए गए। खैर, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया, और इस बार सबसे अच्छा ये रहा कि आप पूरे बिहार के चुनाव में देखिए, कहीं भी पुनर्मतदान के लिए किसी ने भी चुनाव आयोग के पास कोई नहीं गया और किसी भी सीट पर ऐसा नहीं देखने को मिला। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव की इस मामले में चुनाव आयोग की मुझे लगता है कि तारीफ करनी चाहिए, और बिहार में जिस शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चुनाव हुआ वो भी अपने आप में काबिल तारीफ होना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, 7,493 वोटों से तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जब हमने चर्चा शुरू की थी तो इसी वेबसाइट के मुताबिक 4700 के आसपास थे। अब इसी वेबसाइट के मुताबिक लगभग 7500 वोटों के आसपास से तेज प्रताप यादव 14 राउंड, 30 राउंड होने, 14वें राउंड में 7,493 वोटों से पीछे हैं। तो तेज प्रताप यादव क्या विधानसभा का मुंह तक नहीं देख पाएंगे? मुख्यमंत्री बनने की तो बात दूर हो गई, क्योंकि अब नतीजे लगभग क्लियर हो रहे हैं, लेकिन क्या विधानसभा भी नहीं जा पाएंगे? इस पर नजर बनाए रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए भारत एक्सप्रेस पर आपको तमाम जानकारियां लगातार बिना रुके, बिना वेट किए, बिना देरी के लगातार आपको मिल रही है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।